सब बढ़िया। नीता मैम, आशा मैम, क्या बात है। यस। तो जी, आज वो लोग खुश होने वाले हैं जिनको बुक पढ़ने का शौक नहीं है। बोलेंगे हाँ, ये बुक कंप्लीट हुई और हमारा किताबों से पीछा छूटा। और वो लोग थोड़े उदास होने वाले हैं जो कि हमेशा से बुक पढ़ना चाहते थे लेकिन कभी पढ़ नहीं पाते थे। और किसी ना किसी तरीके से आप देखिए, हमने जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट करा था और अभी फरवरी, आज तो 11 ही है और हम इस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आ जाइए, प्रेयर करते हैं। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्माइल ऑन फेस। ओम का उच्चारण, डीप इनहेल। ओ। मैं अपने खुद की सेल्फ लर्निंग पे, अपनी सिटिंग पावर पे, अपनी मेंटल ग्रोथ पे प्राउड करती हूँ। मैंने रोज कुछ नया सीखने में समय दिया है और जो भी मैंने नया सीखा है वो मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं इस बुक की रीडिंग से ये समझ पाई हूँ कि किस तरीके से मेरा गट और ब्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लगातार बात करते हैं। आगे से मुझे ये पता होगा कि कब मेरा गट गुस्से में है, कब ये कुछ खाना नहीं चाहता, कब ये ज्यादा सोना चाहता है, कब ये ज्यादा पीना चाहता है। मैं हमेशा अपनी खुद की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। वेरी जेंटली विथ स्माइल, ओपन योर आईज। यस। तो जी, हमारे ग्रुप में से एक दो जनों ने और इससे आगे के लिए और बुक पूछी थी, तो वो कल मैंने पर्सनली भेजी, आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर आप आगे भी माइंड एंड गट पे स्टडी करना चाहते हैं, और हम जो नेक्स्ट बुक लेने वाले हैं वो स्लीप पे लेने वाले हैं। स्लीप जो है उस पे दो बुक्स हैं, तो मुझे एक बार दोनों की स्टडी करने दीजिए, क्योंकि हमारी जो एज है, एज ग्रुप के हिसाब से मैं वो बुक लूंगी और वो हमारे को हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो यूथ पे लिखी गई है, यंग बच्चों पे लिखी गई है, बच्चे स्क्रीन आवर्स ज्यादा देखते हैं, जल्दी सोना चाहिए, उन सब पे नहीं। जो हमारी एज के लिए हेल्पफुल है उस पे हम स्टडी करेंगे। तो जी, मैं हूं नीलम कुमार। माइंड गट कनेक्शन पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज हम इसका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 की रीडिंग करने वाले हैं। उससे पहले चैप्टर नंबर 9 में हमने कल कहाँ पे छोड़ा था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कल हमने चैप्टर नंबर 9 में ये पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में से नॉर्थ अमेरिका शहर के जैसे रहता है और वहां पे फूड का जो एडिक्शन है, शुगर का, हाई फैट का, और शुगर, हाई फैट, इन सब का ज्यादा हो गया था और इस वजह से वो बीमार रहने लगे थे। और ये बता रहे हैं कि जब कभी आप जो जंगलों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, वहां के जो एनिमल्स हैं उनका कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, वहां के गायों का दूध वगैरह पीते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो जड़ी बूटियां खाती हैं और खुल्लम खुल्ला खाती है। मतलब कि जितना उनको ये खाना है उतना वो खाएंगी, जितना ये नहीं खाना है नहीं खाएंगी। लेकिन शहर के गायों को, एनिमल्स को, मुर्गे वगैरह को, सबको स्पेशली हेल्दी करा जाता है, मोटा करा जाता है, ताकि वो अच्छे रेटों में बिके, ताकि वो अच्छा दूध दे। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं बचती है अगर हम भी शहर में रह रहे हैं। अब ये नेक्स्ट चैप्टर में ये बता रहे हैं कि अगर आपके आसपास की सिचुएशन उतनी बेटर नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ एक चेंजेस हैं वो आप अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे सिटी जयपुर में रह रही हूँ, तो जी गांव का दूध, गांव का जो बोलते हैं कि सब्जियां, ऑर्गेनिक फूड, हर चीज वैसी की वैसी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसमें बताया है कि स्वास्थ्य की ओर सरल मार्ग, द सिंपल रोड टूवर्ड वेलनेस एंड ऑप्टिमल हेल्थ। मतलब कि बहुत इजी, बहुत ऐसा वाला मार्ग, ऐसा वाला पाथ जो हम फॉलो कर सकें, वो क्या है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है कि आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि कुछ लोग बीमार तो होते हैं
कईयों का एक्सीडेंट होता है। इन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल लिए हैं, तो मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ आपको, आप अगर बुक रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ था, है ना, और देखने वालों को यूं लगा कि पता नहीं कैसे ये ठीक होंगे, पता नहीं ये हमेशा चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो, क्योंकि वो खुद बिलीव करके बैठे थे कि वो ठीक होकर ही रहेंगे, तो उनके इमोशंस ने, उनके गट ने उनके लिए काम करा और वो ठीक होकर रहे। तो हमारे लाइफ में भी हम आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके बारे में सोचते हैं कि पता नहीं ये सही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कितने बीमार रहे इस सर्दी में, तो है ना, इनको खांसी जुकाम बहुत रहा, आगे ये पता नहीं वॉक कर पाएंगे या नहीं। तो जितनी भी चीजें, हमारा सोचना जो है वो उन पे फर्क नहीं डालता। अगर वो खुद ये सोच कर बैठे हैं कि हम ठीक होकर रहेंगे, डॉक्टर चाहे रिपोर्ट में कुछ भी बोले, मेरे घर वाले कुछ भी बोले, चाहे मेरे दोस्त मुझे कुछ भी कहें, मैं अगर ठीक होना चाहती हूँ, मैं ठीक रहना चाहती हूँ, और मैं ये सोच कर रखती हूँ कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं ज्यादा हेल्दी और फिट होती जा रही हूँ, तो सेम वैसा ही हमारे साथ होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ लोग बीमार होते हैं, भयानक एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अच्छे से कम बैक कर लेते हैं। वो कैसे अपने आप को हेल्दी और फिट रखते हैं? तो ये कह रहे हैं कि वो दो काम करते हैं। एक तो ये कि वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, ठीक है, वो एक नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचते हैं। दूसरा, वो नेगेटिव इवेंट, नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, ठीक है, उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताते। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। आप उनको देखेंगे ना तो यूं लगेगा या मैं भी कर सकती हूँ, मेरी तो अभी एज ही क्या है। तो यहाँ पे इंडिया के पंजाब के ब्यास, राधा स्वामी जी को जो मानते हैं उनको पता है कि ब्यास एक जगह है ना, दीपा मैम पहचानते हैं, मम्मी जी जानते हैं। तो ब्यास एक जगह है, वहां पे एक सरदार जी रहते थे जिनका नाम था फौजा सिंह। फौजा सिंह जो थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी 1992 में। वो खुद 1911 में पैदा हुए थे, 1992 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। तो उसके बाद वो अपने बड़े बेटे के साथ कहाँ चले गए? लंदन चले गए। और जब वो लंदन जाके रहने लगे अपने बेटे के साथ, तो क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि इधर गप्पे मार लो उधर मार लो, आपको भारत में बहुत भीड़ मिल जाती है, बाकी कंट्रीज में इतनी भीड़ नहीं है। आपको अकेलापन चाहे तो काट भी सकता है, और अकेलापन चाहे तो आप यूज भी ले सकते हैं। तो उन्होंने रनिंग स्टार्ट करी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको उनकी फोटो दिखाती हूँ और उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताती हूँ, तो आप कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो मैडम, 100 की एज में? तो ये है, यस यस रजनी मैम, बहुत ही फेमस मैराथन रनर। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्होंने अपनी रन की शुरुआत जो करी वो 89 की एज में। जब लोग सोचते हैं कि अब तो 90 का होने वाला हूं, अब तो मैं मरने वाला हूं, अब मुझे क्या करना है, तब इन्होंने रन की शुरुआत करी। पीछे जो दौड़ रहे हैं ब्लैक पगड़ी में, वो शायद इनके बेटे हैं। तो इन्होंने 100 की उम्र में 42 किलोमीटर मैराथन, देखिए मैराथन में एक होता है फुल मैराथन 42 किलोमीटर की, एक होती है हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की, उससे नीचे 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर होती है, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले 5 किलोमीटर में पास करा था। तो यहाँ पे इन्होंने 42 किलोमीटर मैराथन में 100 की उम्र में पार्ट करा, और इन्होंने 6 घंटे में कंप्लीट करी। तो इन्होंने कहाँ पार्ट करा? वहां पे लंदन में, टोरंटो में एक बहुत फेमस मैराथन होती है। तो अब ये ब्रिटिश नागरिक है, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत सारे मीडिया क्या लिखते हैं? पगड़ी वाला तूफान। इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, पगड़ी वाला तूफान, दौड़ने वाला बाबा, या सुपरमैन सिख। 1911 के पैदा हुए, अभी क्या है 2025। कोई बता सकता है कि ये हैं कि चले गए? इज अलाइव और यस। तो जी ये जिंदा है और 114 साल के हैं। हालांकि इन्होंने मैराथन से संन्यास ले लिया है, बहुत सारे अवार्ड जीते, बहुत सारी रन करी। अभी भी कई मैराथन्स होती हैं तो वहां पे उनको चीयर अप करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्होंने रन करना छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत घर के आसपास करते होंगे। फिलहाल 2021 में, जब वो 111 साल के थे, तब मतलब होता है ना कि
आपके घर का ही कोई बताएगा ना कि फौजा सिंह जी, मेरे पिताजी या मेरे दादाजी अभी दुनिया में हैं कि नहीं है। तो 2021 में उन्हीं के किसी बेटे ने या किसी ने बताया कि वो अभी 111 साल के हैं और मैराथन से संन्यास ले चुके हैं और बिल्कुल हेल्दी और फिट है। तो अब ये सोचिए कि 90 की उम्र में रन स्टार्ट करना, 100 की उम्र में लंदन का टॉप मोस्ट मैराथन 42 किलोमीटर दौड़ना। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो अपने दिमाग को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि ये शरीर है ना वो उनका गुलाम बन के सारे काम करता है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जिनका नाम है शूटर दादी। ठीक है, शूटर दादी के बारे में सुना है? इन पे तो मूवी बनी है, तापसी पन्नू जो है वो शूटर दादी बनी है। ये देखिए, अब ये शूटर दादी जो है ये अभी दुनिया में नहीं है। यस, जब ये 60 की हुई, अगर मोस्टली हम 60 के होते हैं तो क्या सोचते हैं, अब तो कुर्सी पे ही बैठा करेंगे, जमीन पे नहीं बैठेंगे, अब ज्यादा हम कुछ दौड़ेंगे भागेंगे नहीं। तो ये जब 60 की हुई तो इन्होंने शूटिंग करना, ऐसे बंदूक चलाना सीखना शुरू करा। और ये इतने अच्छे से चलाने लगी कि इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। तो इनको शूटर दादी के नाम से बुलाया जाता है। ये और इनकी बहन दोनों शूटिंग करते थे और दोनों पे फिल्म भी बनी। जो एक्ट्रेस तापसी पन्नू है वो इनके साथ जाकर कुछ समय रही और जाना कि ये कैसे सीखी ये सब कुछ। और अब इनके आगे की जो पोतियां वगैरह हैं वो भी शूटिंग में है। तो इनकी 60 की उम्र से इन्होंने सीखना शुरू करा और इनकी डेथ कब हुई? 89 की एज में। यानी कि 60 से लेके 70, 10 साल, 70 से लेके 80 साल, 20, और उसके बाद में 89 की एज में इनकी डेथ हुई। तो हम कभी भी एक्सरसाइज की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये इतना मोटिवेटिंग क्यों बता रहे हैं इन्होंने? फौजा सिंह के बारे में तो खुद की बुक में लिखा है, शूटर दादी का एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। तो इन्होंने इतना मोटिवेटिंग इसलिए बताया क्योंकि अभी तक के 9 चैप्टर्स में इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना चाहिए शरीर को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन अब ये 10th चैप्टर में पुराना सारा रिवाइज भी करवा रहे हैं और साथ में लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। तो अब ये वो चीजें बता रहे हैं जो हमें हेल्दी और फिट रखेंगे। तो सबसे पहली बात है जो ये कह रहे हैं कि अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानना शुरू करो। ठीक है। यस, यस ज्योति मैम, हम वेट कर सकते हैं क्योंकि आज का चैप्टर बहुत छोटा है और मैं दूसरा माइक लगा के बैठी हूँ और हम शेयरिंग भी करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं वेट। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जी, हम हम बहुत ही इंस्पायरिंग शेयरिंग भी सुनेंगे सबसे। तो सबसे पहला पॉइंट जो ये बता रहे हैं कि अपनी बॉडी के सिग्नल को पहचानना शुरू करें। अब हमें ये तो पता है, हमने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से लेकर अब तक ये पढ़ा कि ये इससे बात करता है, ये इससे बात करता है। खाने पीने का असर तो पड़ता ही है, इमोशन का भी असर पड़ता है, मैं गुस्से में हूं, मैं प्यार में हूं, उन सब का भी इफेक्ट पड़ता है। मेरे आसपास के एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि अपने बॉडी के सिग्नल को पहचानिए। कैसे पहचानेंगे? नींद से। ठीक है, नींद अगर बिगड़ रही है तो यानी शरीर थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा है। लो एनर्जी, आपको लग रहा है कि पहले तो मैं यहाँ मार्केट तक चली जाया करती थी शॉपिंग करने, आजकल नहीं जाया जाता, तो वो भी बॉडी का सिग्नल है। बॉडी में किसी तरीके का पेन है, बैक में पेन है, कोई भी और दर्द है, आप उसको पहचानना शुरू कीजिए। और इवन आपका शरीर पहले तो ऐसे फुसफुसा के बोलेगा, ठीक है, कुछ समय तक, "ये सुनो।" लेकिन अगर हम इग्नोर करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, तो जब फाइनली डॉक्टर ने क्रिटिकल कंडीशन हो गई, बेड रेस्ट बोल दिया, सारे चेकअप हुए, तो पता चला कि कोई स्लिप डिस्क वाला इशू हो गया है, कोई डिस्क ही फ्यूज हो गई है। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही अपने शरीर को समझना शुरू कर दो। नाउ सेकेंड इन्होंने बोला है कि मैंने फर्स्ट से लेके 9 चैप्टर तक ये बोला कि दही जरूर खाएं, है ना, क्योंकि वो प्रोबायोटिक है। सेकेंड इन्होंने बोला है मीठा खाना बंद करें। थर्ड इन्होंने बोला है ग्लूटेन फ्री डाइट लें। ये कह रहे हैं ये चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत सही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी रिसर्च के बाद में बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप अपने शरीर के इकोसिस्टम इंजीनियर खुद बने। कोई जानता है इकोसिस्टम इंजीनियर किसे बोलते हैं? इकोसिस्टम इंजीनियर
ठीक है। इकोसिस्टम इंजीनियर ऐसे जानवरों को बोला जाता है जो कि इस पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना, अपने आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि हाथी जो है वो जहां से निकलता जाता है वहां से वो पेड़ों को हटाता और तोड़ता हुआ जाता है। तो जहां जहां से वो निकलता है ना, उस जगह से पानी बह के नहरों में जाता है। ठीक है। कछुआ जो है वो बहुत बड़े बड़े बिल बनाता है। तो बड़े बड़े बिल बनाने की वजह से क्या होता है, हवा जो है पेड़ के जड़ों तक जाती है और जड़ों को और हेल्दी बनाती है। तो ये सारे क्या है, इकोसिस्टम इंजीनियर बोला जाता है इनको। तो ये बोल रहे हैं कि अपना खुद का, हम इंसान, हम खुद अपने इकोसिस्टम इंजीनियर बने। तो अब कैसे बने? हम सोच सकते हैं ना कि भाई ठीक है, हाथी अपना काम कर रहा है, कछुआ अपना काम कर रहा है, और भी कई तरीके के जानवर इन्होंने बताए हैं जो अपना अपना, जो खुद के लिए तो कर ही रहे हैं, अपना खुद के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं, प्लस एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, वो उनका बेसिक नेचर है। कछुए को ये नहीं पता कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, सांप को ये नहीं पता कि मैं बिल बना के बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उनका नेचर है, क्योंकि उनको रहना है, उन बिलों में रहना है, इसीलिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है व्हेल मछली, व्हेल जो है वो पूरे महासागर को स्वच्छ और शुद्ध करने में हेल्प करती है, वहां के पानी को, वहां के एनवायरनमेंट को शुद्ध करने में वो हेल्प करती है। तो ये उनका बेसिक नेचर है। और हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर क्या है? नेचर को हटाते जाओ, पेड़ों को हटाते जाओ, काटते जाओ, और यहाँ पे अपने रहने के लिए जगह बना लो, है ना। अगर हवाएं चल रही हैं तो हवा के अंदर भी पंखे लगा दो ताकि वो पंखों से हमें बिजली मिलने लगे। सूरज की रोशनी आ रही है तो रोशनी के लिए सोलर पैनल लगा दो ताकि हमें बिजली मिलने लग जाए, सब कुछ हमें मिलने लग जाए। हवा से भी हमें कुछ मिले, सूरज की धूप से भी हमें कुछ मिले, जमीन पर रहकर भी हमें कुछ मिले। लेकिन हम इस एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू हो रही हैं कि आप एनवायरनमेंट की चिंता करने लगे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं उन सब के बारे में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अपने इकोसिस्टम इंजीनियर खुद बने। तो इकोसिस्टम इंजीनियर का क्या एग्जांपल दिया है इन्होंने, कि जैसे पूरे नेचर को कुछ जानवर हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, वैसे ही आपका ये जो पेट है ना, इसको आप नेचर माने, इसको वो खेत माने, इसको वो जमीन माने जहां पे आपको काम करना है। और जो काम करने वाले हैं वो जानवर हैं, वो माइक्रोब्स हैं, वो बैक्टीरिया और फंगस हैं जो इस पे काम करेंगे। ठीक है, समझे सिंपल सी लैंग्वेज में? ये जो पेट है इसको बोलेंगे माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम यानी कि वो जगह जहां मुझे काम करना है, वो खेत जहां मुझे काम करना है। अब माइक्रोबायोटा यानी कि खेत का जानवर, यानी कि फंगस, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे जो हैं ये यहाँ पे काम करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नहीं सॉरी, अपनी बॉडी में किस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए। यस। तो ये बॉडी के अंदर जो है ये वो खेत है, और ये जो बाहर छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ये वो जानवर हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास मेरा खुद का जमीन है, मेरा खुद का खेत है, और मेरे पास मेरे खुद के जानवर हैं। अब अगर मेरे ही खेत पे मैं जानवर कम कर दूं, मेरे ही खेत पे मैं गाय भैंसे कम कर दूं, मैं मुझे हल खोदना है, मुझे बीज बोने हैं, लेकिन मेरे पास बीज बोने के लिए कोई हल नहीं है, कोई बैल नहीं है, गाय नहीं है, तो मुझे ही नुकसान है। तो ये बोल रहे हैं कि आपका जो खेत है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कीटाणु आए, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया आए, उसके लिए आप ही को काम करना पड़ेगा। यानी कि आप ही खुद के इकोसिस्टम इंजीनियर हैं। अब यहाँ पे जब कभी सपोज हम, हाँ मोस्टली पता है क्या कहा जाता है, एक बहुत मजेदार बात है कि पंजाबी पंजाब में जब रहते हैं पराठे बहुत खाते हैं, है ना, उनका शौक है पराठे खाना। साउथ में जब जाएंगे ना, जहाँ डोसा मिलता है वहां पे भी वो पराठे मांगते हैं। ठीक है। पंजाबी साउथ में गया, वहां पे इडली डोसा ट्राई नहीं करता, वो बोलता है मुझे पराठे चाहिए। साउथ इंडियन जो हमेशा इडली डोसा खाता है, वो पंजाब में आएगा तो वहां का पराठा नहीं ट्राई करेगा, वो बोलेगा मुझे इडली डोसा दो। यानी कि आप अपनी हैबिट को साथ लेकर चलते हैं। ये बोल रहे हैं कि
पंजाब में पराठा पच जाता है, साउथ में इडली और डोसा पच जाता है। तो अगर आप साउथ की विजिट कर रहे हैं तो वहां का लोकल फूड खाइए, ये यहाँ के विजिट कर रहे हैं तो यहाँ का लोकल फूड खाइए। आप अपनी बॉडी को वैरायटी दीजिए, आप अपनी बॉडी में नए तरीके के बैक्टीरिया, नए तरीके के फंगस जो है उसको इकट्ठा कीजिए। तो अगर किसी भी दिन कुछ नया टाइप का फ्रूट आ गया है ना, और आपको किसी ने बोला कि अरे ये देखो ये नया फ्रूट है, खाने मतलब खाओगी कैसा, है ना, तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसे बोलो नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, कुछ नए गेस्ट मेरे घर में आए, मुझे अच्छा लगेगा नए बैक्टीरियाज मेरे घर में आए। तो आगे से कुछ भी नया जरूर ट्राई करें। हमेशा एक ही हैबिट पे, हमेशा 10 साल तक बादाम भिगो के खा रहे हैं, 20 साल तक अखरोट खा रहे हैं, नहीं, थोड़ा बहुत चेंज। कभी सनफ्लावर सीड ले लिए, कभी दूसरे सीड ले लिए, कभी बादाम हटा दिए, कभी अखरोट हटा दिए, कभी कुछ और डाल लिया। तो आप अंदर अलग 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 जानवरों को बुलाते रहें, फंगस बैक्टीरिया को बुलाते रहें, ताकि वो अपनी क्वालिटी के साथ में अलग अलग तरीके से काम करते रहे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पॉइंट्स हैं कुछ जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मुझे टाइम नहीं मिला, तो चैप्टर 8, 9, 10 में तीनों ही आगे 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगी। तो नंबर 1 पॉइंट है, आपको ये अपने आप ही लगेगा कि रिवीजन हो रहा है, पीछे ये इन्हीं पे बात करते आ रहे थे 9 चैप्टर तक। पेट को अच्छा और ऑर्गेनिक खिलाएं। ठीक है, ये खेत है, खेत के अंदर अच्छे जानवर बुलाए ना, तो पेट को अच्छा और ऑर्गेनिक खिलाएं। एनिमल फैट को हटा दें, मांस को हटा दें। थर्ड, कीटाणुओं की विविधता, यानी कि अलग अलग तरीके के कीटाणु पेट में इकट्ठा करें। ठीक है, कई कई लोग बोलते हैं नहीं मैं तो कभी दही खाती ही नहीं हूँ, मैं तो आज दही, हम लोग तो कभी दाल खाते ही नहीं है, और मैंने आज तक भिंडी खाई नहीं है, मुझे पत्ते वाली सब्जियां पसंद नहीं है। तो भाई तुम जो पत्ते वाली सब्जियों से कीटाणु आने वाले थे, तुमने उसको जगह ही नहीं दी कभी। तो ये कह रहे हैं कि अपने पेट में कीटाणुओं की वैरायटीज इकट्ठी करते जाए, उनके टाइप्स को बढ़ाए। और टाइप्स, अच्छा, मजेदार बात इन्होंने एक और लिखी है, हमारे इंडिया में तो ऑलरेडी जड़ी बूटियां यूज होती हैं। जड़ी बूटियां मतलब हम लोग तुलसी कई बार यूज कर लेते हैं चाय में, हम लोग पुदीना यूज कर लेते हैं, हम हरा धनिया यूज कर लेते हैं, कसूरी मेथी को भी हम रगड़ के डाल देते हैं, धनिया के बीज खा लेते हैं, कलौंजी खा लेते हैं। तो ये कह रहे हैं हल्दी भी हम लोग खाते हैं, तीखी मिर्च भी खाते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं ये जड़ी बूटियों में आती हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और एक बहुत मजेदार बात यह है कि इंडिया में हल्दी इतनी खाई जाती है कि आपको जो पेट का जो कैंसर है वो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर अमेरिका वगैरह में, क्योंकि उनके मसालों में हल्दी है ही नहीं। ठीक है, तो आपका हल्दी जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो नंबर 1, पेट को ऑर्गेनिक खिलाएं। नंबर 2, मांस हटा दें। नंबर 3, वेराइटीज दें। तो वेराइटीज हम जड़ी बूटियां और मसालों से देते हैं खुद को। नंबर 4, कि आप फर्मेंटेड फूड खाएं, जो भी ऐसा फूड जो कि आप अंकुरित करते हैं, है ना, या फिर खमीर उठाते हैं, खट्टा उठाते हैं, वो वाले खाएं। ठीक है, जिस जो एक दिन भिगो के रखा अगले दिन तक, कुछ तो अंकुरित हो जाते हैं और कुछ अगले दिन तक खट्टे हो जाते हैं, तो वो जरूर खाएं। ठीक है, प्रोबायोटिक खाएं। अब ये ध्यान दें कि हमने प्रोबायोटिक जो 2 तरीके के सीखे थे, एक तो राइस कांजी और एक गाजर की कांजी। ये प्रोबायोटिक वो हैं जो मेरे पेट में एज हेल्पर पहुंच गई हैं, लेकिन हेल्पर को भूखा नहीं रखना है, आपने उसको अलग से काम पे लगाया तो उसको भूखा नहीं रखना है, तो उसके लिए प्रीबायोटिक खाएंगे। प्रोबायोटिक हेल्पर्स हैं जो मेरी हेल्प करेंगे, और प्रीबायोटिक इनका फूड है जो कि ये हेल्पर्स खाएंगे। तो प्रीबायोटिक में हो गए, केला हो गया, ये सारे फ्रूट्स हो गए। ठीक है, यस बिल्कुल आशा मिस, दही। ना, छोटा छोटा पोर्शन खाएं, ये कह रहे हैं छोटा छोटा पोर्शन खाएं, इनको छोटा छोटा काम देना, जैसे जैसे हम अपनी हेल्पर को भी बोलते हैं बस ये थोड़े से 10 कपड़े लपेट दो तुम, तो हमको पता है अभी 10 ही कपड़े बोलेंगे तो वो शायद लपेट देगा, वो बोले 50 कपड़े हैं तो नहीं, हम अपने काम को छोटा 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 करके देते हैं, आज 10 लपेट देना, कल 10 कर देना, या आज थोड़ा ये कर दो, कल थोड़ा और कर देना। तो बोल रहे हैं कि ये जो आपके एम्प्लॉयज हैं इनको छोटा 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 काम दें। उसके अलावा ये कह रहे हैं इनको छुट्टी भी दें। छुट्टी कैसे देंगे इनको? फास्ट रख के, उपवास करके। ठीक है, तो आप अगर पूरे दिन का उपवास नहीं कर सकते हैं तो कुछ घंटों का करें। ठीक है, अगर सुबह आपको लगता है कि भूख लगती लगती है तो शाम को करें। ठीक है, हाँ, फास्टिंग करनी है आपको। तो आप अपने इन एम्प्लॉयज को छुट्टी भी दें। कभी कभी आप ये सोचिए कि हम पैदा हुए, माँ के दूध से हमने शुरुआत करी, हम जाएंगे चाहे दांत हमारे नहीं रहे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे, है ना।
तो तब से लेके तब तक ये जो कर्मचारी हैं इनको कभी छुट्टी मिली नहीं, ना संडे की मिली ना सैटरडे की मिली, कभी नहीं मिली। तो इनको फास्ट जरूर रखें, और फास्ट पे यूएस में बहुत रिसर्च भी होने लगी है और बहुत बेनिफिट उसके दिखने लगे हैं। नाउ जब भी कभी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, प्लीज आप कुछ ना खाएं। ठीक है, जब कभी स्ट्रेस में है, टेंशन में, कुछ भी ना खाएं, क्योंकि हमने कल के चैप्टर में पढ़ा, स्ट्रेस में टेंशन में होंगी तो मैं क्या करूंगी, बहुत सारा मीठा या तला हुआ या नमकीन खाने की इच्छा करेगी। तो बोल रहे हैं तब खाएं ना, आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आप यूं सोचें कि मैं अभी गुस्से में हूं, मुझे कुछ नहीं खाना है। ठीक है, अपने गट फीलिंग को सुनने के एक्सपर्ट बने, जो कि इन्होंने जस्ट अभी पहले बोला, पर इन्होंने बोला कि और एक्सपर्ट बनना है तो आप माइंडफुल मेडिटेशन करें। जैसे कि विपासना सेंटर पे भी आपको पूरा दिन ध्यान 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 कराया जाता है, तो वो जो आपने पानी पिया ना, वो यहाँ पहुंचा वो भी सुनाई देने लग जाता है। आपने जो गुनगुनी चाय पी है वो कब यहाँ तक पहुंची वो भी सुनाई देने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप चाय पीते वक्त ना किसी से बात कर रहे हैं, ना नजरें मिला रहे हैं। खाना जब आप खा रहे हैं तो भी ना आपके सामने मोबाइल है ना किताबें हैं, तो वो जो आपका फूड पच रहा है उसका भी सेंसेशन आपको फील होगा। तो ये कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें ताकि आप खुद से और कनेक्ट हो पाए। एंजॉय एंजॉय योर मील एंड ईट हैप्पीली, मतलब कि आप जब भी भोजन करें तो खुश होकर करें, फूड को ब्लेसिंग्स देकर करें, और हो सके तो सब जने मिल बैठकर खाएं। और लास्ट जिसके बारे में इन्होंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि फौजा सिंह के जैसे, इन सबके जैसे एक्सरसाइज जरूर स्टार्ट करें। हर उम्र में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और स्पेशली 50 के होने के बाद तो 200% एक्सरसाइज जरूरी है। जो यंग ब्लड है वो नहीं भी कर रहा है तो उनके कोई गड़बड़ दिखेगी नहीं। जैसे नई कार है, नई कार की हम सर्विसिंग नहीं भी करा रहे हैं 10-15 साल, चलती रहेगी, लेकिन 15 के बाद में उसको हर 1-1.5 साल में, 6 महीने में सर्विसिंग के लिए भेजना ही पड़ेगा। वैसे ही आपकी जो बॉडी है इसको 40-45 के बाद से सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी। 50 के बाद में और ज्यादा सर्विसिंग दें, घुटनों को, हाथों को, गर्दनों को हिलाते रहे ताकि आपका शरीर हेल्दी और फिट रहे। तो यहाँ हमारी ये बुक कंप्लीट